ओके सो हाय एवरीवन। तो आज हम बेसिकली उन 4 प्रोविंसेस के बारे में बात करने लगे हैं जिनमें से एक प्रोविंस काफी पॉपुलर है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कम्युनिटी में। पीआर लेने के लिए जब पढ़ाई पूरी हो जाए तो उस प्रोविंस में या तो मूव करते हैं या तो डायरेक्टली वहां पढ़ने आ जाते हैं, ये सोच के कि वहां पे पीआर इजी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहां पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। और सिर्फ वही नहीं, चारों प्रोविंसेस में। जिस प्रोविंस की मैं बात कर रहा हूँ वो है नोवा स्कोशिया, और ये अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के तहत यहाँ पे पीआर लेनी इजी है। वो एक्चुअली है या नहीं ये हम आज डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही 3 प्रोविंसेस और, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, न्यू ब्रंसविक एंड न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये चारों प्रोविंसेस को कवर करता है तो हम चारों को आज साथ ही डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं नोवा स्कोशिया की, जहां पे जितने भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं वो सिंपली आप गूगल सर्च या विकिपीडिया पे देख सकते हो। लेकिन जब भी आप सेमिनार्स में जाते हो या जब भी आप एजेंट्स के पास सपोज अगर जाते हो, तो अगर गूगल भी करते हो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो जो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो इंटरनेशनली वेल नोन है और जहां स्टूडेंट्स ज्यादा आते हैं वो है नोवा स्कोशिया में हैलिफैक्स में एक डलहौजी यूनिवर्सिटी और एक सिडनी शहर में केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर सिर्फ अटलांटिक प्रोविंसेस की बात की जाए तो ये डलहौजी यूनिवर्सिटी, हैलिफैक्स, ये वहां के हब है, ये सेंट्रल स्पॉट है। जैसे ओंटारियो में टोरंटो है वैसे ही अटलांटिक रीजन में हैलिफैक्स है। फिर जो दूसरी इंपॉर्टेंट अटलांटिक प्रोविंस है वो है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। जब भी आप फ्रेशको, वॉलमार्ट जाओ या कहीं पे भी जाओ, वहां पे स्पेशली ना आलूओं के बड़े बड़े बैग होते हैं जिसपे बड़ा प्राउडली लिखा होता है कि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के पोटैटोज हैं। और इनफैक्ट कनाडा के 25% पोटैटोज इस प्रोविंस से आते हैं। पर उसके साथ साथ यहाँ फिशरीज, टूरिज्म अगेन और आईटी, थोड़ा बहुत एरोस्पेस, इनकी भी थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज हैं। और पूरी प्रोविंस में सिर्फ एक ही पब्लिक यूनिवर्सिटी है, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। ऑब्वियसली बाकी रीजन्स के कंपैरिजन में अगर हम ओंटारियो या ब्रिटिश कोलंबिया ऐसे प्रोविंसेस को कंपेयर करें तो थोड़ी चीप है यूनिवर्सिटी। पर अगेन जहां पे ये है शार्लेट टाउन, वहां पे जॉब्स और फ्यूचर और वेदर के हिसाब से उतनी पॉपुलर नहीं है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में। लेकिन अगेन जो प्राइमरी पर्पस है, अगर कि आपको एक रीजनेबल एजुकेशन चाहिए और बाद में पीआर में भी इजी प्रोसेस चाहिए, तो वो सारी चीजें फुलफिल हो जाती हैं। फिर बात आती है न्यू ब्रंसविक की। आपने वो सुना होगा मैककेन के जो फ्रोजन पोटैटो प्रोडक्ट्स हैं सारे वो यहाँ पे बनते हैं। ये मतलब सही है, आसपास ही प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में पोटैटो उग रहे हैं और यहाँ पे वो इंडस्ट्री पूरी उस पर डिपेंडेंट है, पोटैटोस पे। वो अगेन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कितनी का इंपॉर्टेंस है इंस्टीट्यूशंस की, उस हिसाब से यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक इज द ओनली चॉइस। कॉलेजेस भी हैं इन प्रोविंसेस में, कम्युनिटी कॉलेजेस, लेकिन वहां पे मैंने इतने स्टूडेंट्स जाते देखे नहीं। ऑब्वियसली अगर इन प्रोविंसेस में इतनी ठंड में, कम इकोनॉमी वाले शहरों में अगर स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो शायद यूनिवर्सिटीज की डिग्री के लिए फिर चले जाएं, लेकिन कॉलेजेस में मैंने काफी कम बच्चे जाते देखे हैं। और फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर। इस पे जो मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू फाउंडलैंड है जो यहाँ पे है, सेंट जॉन्स शहर है, ईस्टर्न मोस्ट है कनाडा का, उस पे मैंने एक पूरी वीडियो भी बनाई है जहां पे ऐसा लगता जरूर है कि चीपेस्ट प्रोग्राम्स हैं, लेकिन वो बहुत सिलेक्टिव है और कई प्रोग्राम्स में कुछ हिडन फीस भी है जो वेबसाइट पे आपको प्रोमिनेंटली नहीं दिखती। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट सारे डाउनलोड करके देखो, वहां पे एक आपको शीट मिल जाएगी जिसमें सारा कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। जॉब्स इस प्रोविंस में या सेंट जॉन शहर में ज्यादातर सर्विस इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेंगी, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके अलावा थोड़ी बहुत माइनिंग, ऑयल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे हैं। अब ऑब्वियसली इन रीजन्स में पॉपुलेशन कम है, अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है जितनी कनाडा के बाकी एरियाज में है। ठंड भी ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा पड़ती है, जब पढ़ने पे आए तो इतनी 10-10 फीट तक भी बर्फ यहाँ पे होती है कई रीजन्स में। और यही रीजन है कि यहाँ पे जो पीआर है वो इजी है। और इन चारों प्रोविंसेस में कलेक्टिवली पीआर को इजी बनाने वाला जो प्रोग्राम है वो है अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, जिसमें एलिजिबल होने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला अटलांटिक इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम, फिर अटलांटिक हाई स्किल्ड प्रोग्राम और अटलांटिक इंटरमीडिएट स्किल्ड प्रोग्राम। अटलांटिक इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए सिर्फ वो बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने इन चारों प्रोविंसेस में से किसी एक के पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट से एटलीस्ट 2 सालों का कोई प्रोग्राम कंप्लीट किया है। तो इसमें ऐसा है कि 2 साल मतलब 4 सेमेस्टर्स, उसको अगर आप 16 महीनों में भी पूरा कर रहे हो तो वेल एंड गुड। बस उसकी इक्विवेलेंसी जो है वो 2 साल ही कंसीडर होनी चाहिए उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के द्वारा। और उसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपको पूरे 2 साल निकालने हैं। ये नहीं कि आपने 1 साल का प्रोग्राम यहाँ कर लिया हैलिफैक्स में, डलहौजी यूनिवर्सिटी में, फिर अगला प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में 1 साल का कर लिया, ऐसे नहीं काउंट होगा। और यहाँ पढ़ने का ये फायदा कि आपको फिर वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए ये पीएनपी अप्लाई करने के लिए।
आपने अपना प्रोग्राम खत्म कर लिया, उसके बाद आपको सिर्फ एक जॉब ऑफर चाहिए। बस यहाँ पे थोड़ी सी एक ट्रिकी पार्ट आ जाता है जिसमें एम्प्लॉयर के हाथ में थोड़ी पावर चले जाती है। वो ऐसे कि और कहीं आपको नॉर्मल जॉब ऑफर मिलेगा, आप काम शुरू कर दोगे, वर्क एक्सपीरियंस गेन किया, जॉब ऑफर लेटर सारा कुछ आपके पास होता ही है। लेकिन यहाँ एम्प्लॉयर को अलग से आपको हायर करने के लिए एक अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा जिसका नाम है ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू अ फॉरेन नेशनल, IMM 5650। और इस फॉर्म के थ्रू ऐसा नहीं है कि कोई भी एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर दे सकता है, सिर्फ वही एम्प्लॉयर्स इस AINP में आपको जॉब ऑफर देने के लिए एलिजिबल हैं जो इस पायलट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए जिनको प्रोविंस ने डेजिग्नेट किया हुआ है। और जो जॉब वो दे रहे हैं वो फुल टाइम होनी चाहिए और नॉन सीजनल होने चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे टूरिज्म का बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन अगर टूरिज्म की जॉब आपको सिर्फ 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जॉब भी मिली है तो वो भी उसके लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब पूरा साल कोई ऐसी जॉब होनी चाहिए जो पूरा साल चले। और अगर आपको कम से कम 1 साल का ऐसा कोई जॉब ऑफर मिल गया तो वो मैटर नहीं करता, वो नॉक O हो, A हो, B हो, C हो, चारों लेवल की जॉब इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन व्हाट इफ आप एक ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट हो जो वहां पे जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की लेकिन यहाँ टोरंटो से की थी, अब PR के लिए वो नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड यहाँ कहीं मूव हो रहे हैं, वो ऑब्वियसली फिर इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उनको चूज करना पड़ेगा अटलांटिक हाई स्किल्ड प्रोग्राम। यहाँ मैं हाई स्किल्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सभी के लिए एक कॉमन प्रोग्राम है, वैसा नहीं है इंटरमीडिएट स्किल्ड वाला, एक स्पेसिफिक जॉब प्रोफाइल्स के लिए है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप हाई स्किल्ड प्रोग्राम के तहत इन चारों प्रोविंसेस में से कहीं जाके PR लेना चाह रहे हो तो फिर आपको नॉक C लेवल की जॉब नहीं ढूंढनी, आपको नॉक O, A और B में से कोई जॉब ढूंढनी है। जिनको अभी भी शायद नॉक का नहीं पता, ये है नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन। आप गूगल करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जितनी भी जॉब्स हैं कनाडा में वो किसी कैटेगरी में आती हैं। जैसे मैनेजरियल जॉब्स हैं वो O कैटेगरी में, जीरो कैटेगरी जिसको बोल देते हैं, ऐसे ही A है, B है, C है। फिर तो C में बेसिक जॉब्स होती हैं जो हम अपने पार्ट टाइम जॉब एज ए पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं जब फुल टाइम एनरोल्ड होते हैं कहीं पे। लेकिन जो स्किल्ड लेवल पे या मैनेजरियल लेवल पे ज्यादातर जॉब्स होती हैं वो O, A या B में ही होंगी। तो बेसिकली अब यहाँ सब कुछ सेम है, बस क्योंकि आप यहाँ की प्रोविंसेस से आपने पढ़ाई पूरी नहीं की तो आपको अब 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और 1 साल मतलब ऐसा 1 साल नहीं, 1560 आवर्स। और वो सारे जो आवर्स हैं वो एक ही ऑक्यूपेशन में होने चाहिए। ये नहीं आप मल्टीपल, कोई अभी नॉक A जॉब में कोई कैटेगरी वाली जॉब कर ली, फिर 6 महीने बाद आपने बाकी 6 महीनों के लिए कोई दूसरी जॉब कर ली जो नॉक O कैटेगरी की है, नॉक C B कैटेगरी की है, फिर 6 महीनों के बाद आपने नॉक B की कोई कैटेगरी की जॉब कर ली। ऐसे नहीं, एक ही कोड, नॉक कोड्स होते हैं यहाँ पे हर जॉब के, एक ही कोड में आपको सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए। एम्प्लॉयर बदल सकते हो लेकिन आप ऑक्यूपेशन नहीं बदल सकते। और बाकी सब कुछ सेम ही है, जैसे एम्प्लॉयर वहां पे भी डेजिग्नेटेड होना चाहिए, यहाँ पे भी जो आपको जॉब दे रहे हैं एटलीस्ट 1 साल की, वो भी ऑब्वियसली उसी एम्प्लॉयर से होनी चाहिए जो इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के तहत प्रोविंस के द्वारा डेजिग्नेटेड है। और अगर आप एक बेसिक गूगल सर्च करोगे तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन से एम्प्लॉयर्स इस प्रोग्राम के तहत आते हैं जो फॉरेन नेशनल्स को जॉब दे सकते हैं। अब हो सकता है कईयों के दिमाग में ये भी आ रहा हो कि जी हम एक हफ्ते में 40, 50, 60 घंटे करना शुरू कर दें, एक फुल टाइम जॉब रख लें, 2 पार्ट टाइम जॉब साथ साथ कर लें तो फटाफट 6 महीनों में ही 1560 घंटे कर लें। ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स में एक ये पॉइंट भी है कि ये जो आवर्स हैं ये एटलीस्ट 12 महीनों में आपके पास इकट्ठे होने चाहिए। तो कहने का मतलब आपको 12 मंथ्स तो काम करना ही पड़ेगा, इससे ज्यादा ही आवर्स चाहे आप कैलकुलेट कर लो, 40 घंटे भी अगर पर वीक के हिसाब से चलो तो। पर अगर आप मल्टीपल जॉब्स भी कर रहे हो तो 1 साल का एक्सपीरियंस तो आपको एटलीस्ट चाहिए ही। फिर बात आती है फॉर एग्जांपल उन स्टूडेंट्स की या उन वर्कर्स की या उन टेम्पररी रेजिडेंट्स की जिनको नॉक B, नॉक A या नॉक O की जॉब नहीं मिल रही। अगर बाय चांस वो ऐसे किसी प्रोफेशन में है जो चाहे इंटरमीडिएट स्किल जिसको कंसिडर किया जाता है, लेकिन वो इंटरमीडिएट स्किल्ड वर्कर्स की लिस्ट में है इस इमिग्रेशन पायलट में, तो उसमें से आई वुड से जो मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोफेशन है वो है ट्रक ड्राइवर्स का। तो अगर आपको 1 साल का एज अ ट्रक ड्राइवर, लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर, मुझे स्पेसिफिकली नहीं पता लेकिन गूगल करके देखता हूँ लॉन्ग हॉल क्या होता है। मेरे ख्याल से जो लॉन्ग रूट पे जाते हैं वो जो मोर देन 200 माइल्स फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन, मतलब बहुत जो लंबे सफ़र होते हैं बेसिकली। तो अगर आपको मतलब ट्रक ड्राइविंग आपका पैशन है और उसमें आप समझ रहे हो कि आप लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइविंग में 1 साल का एक्सपीरियंस अक्यूमुलेट कर सकते हो, तो नोवा स्कोशिया में फिर ये वाला प्रोग्राम के तहत आपको नॉमिनेशन मिल सकता है। इसके अलावा और भी प्रोफेशंस हैं, बट अगेन फिर से जब एम्प्लॉयर के हिसाब से अगर रिक्वायरमेंट्स देखनी हो तो फिर वो वही है कि हाँ डेजिग्नेटेड होना चाहिए एम्प्लॉयर, IMM 5650 फॉर्म भर के जॉब ऑफर देना है। बस एक छोटा सा फर्क है कि जो हाई स्किल्ड वाले प्रोग्राम है उसमें अगर आपको 1 साल का कोई जॉब ऑफर भी मिल रहा है, 1 साल के लिए भी कोई जॉब मिल रही है तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपको जॉब ऑफर मिल रहा है उसमें कोई एंड डेट नहीं होनी चाहिए। बेसिकली परमानेंट फुल टाइम जॉब आपको चाहिए। अगर
आप सी लेवल की जॉब या इंटरमीडिएट स्किल्ड प्रोग्राम में से निकलना चाह रहे हो तो। और फाइनली रही बात आइल्स की और प्रूफ ऑफ फंड्स की। आइल्स का इसमें बड़ा मिनिमम सा लेवल चाहिए, वो हर कोई अचीव कर लेता है अगर आप स्पेशली एज अ स्टूडेंट यहाँ आ रहे हो तो। और अगेन क्योंकि आप वर्क परमिट पे होगे, जब आप ये सब कुछ अप्लाई कर रहे होगे तो आपको प्रूफ ऑफ फंड्स, कोई फंड शो करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये उनको ज़रूरत होती है जिन्होंने डायरेक्टली PR लेके आना है इस AINP प्रोग्राम के थ्रू। और इसके अलावा अगर आपके दिमाग में और भी क्वेश्चन हैं या और भी कोई डिस्कशन करनी है, मैं भी बड़ी डिस्कशन करना चाहता हूँ इनफैक्ट उन स्टूडेंट्स से जो ऑलरेडी वहाँ पे हैं अभी, या जो वहाँ आना चाह रहे हैं उनसे भी, तो उसके लिए मैं इंस्टाग्राम में आज या कल एक स्वाइप अप स्टोरी डाल दूंगा। रेगुलरली हर वीक ही डालता हूँ वैसे, जिसके थ्रू आप एक लाइव Q&A वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जहाँ पे बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं, जहाँ पे सारे करियर और PR ओरिएंटेड क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। और इसके अलावा आई विल पुट अप्लाई बोर्ड्स लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जिसके थ्रू आप कोई भी प्रोग्राम अगर आपके माइंड में है भी, या अपनी रिसर्च भी शुरुआत कर सकते हो उस वेबसाइट के थ्रू। सो दैट्स इट एंड आई होप इट हेल्प्स।